नमस्कार, पद्मेश 24/7 में आपका स्वागत है। आज आपके साथ मैं हूं कृष्णा सेंडे। चलिए न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज के हेडलाइंस से। कोतवाली पुलिस ने दी इंदिरा नगर वार्ड नंबर 24 में दबिश। 2 किलो गांजा सहित आरोपी दंपति गिरफ्तार। नगर पालिका परिषद जल्द करेगी वित्तीय बजट पेश। 265 करोड़ रुपए का खाका तैयार। यशवंतपुर एक्सप्रेस के लिए सोशल मीडिया पर वायरल हुआ पत्र, जिले वासियों में हर्ष। अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। 3 फरवरी की रात से सोशल मीडिया पर बालाघाट के रास्ते एक और स्पेशल ट्रेन चलाए जाने को लेकर दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर का एक लेटर वायरल हो रहा है, जिसमें इस बात का उल्लेख किया गया है कि जबलपुर से बालाघाट होते हुए गोंदिया से यशवंतपुर बेंगलोर तक सीधी ट्रेन चलाई जाएगी। पूर्व की तरह वायरल लेटर की तरह यह भी लेटर वायरल हुआ है, लेकिन हमने इस विषय पर बालाघाट के वरिष्ठ स्टेशन प्रबंधक से चर्चा की तो उन्होंने पूर्व की तरह अनभिज्ञता जाहिर करते हुए कहा कि उन्हें इस प्रकार के कोई आदेश नहीं मिले। सर, अभी सोशल मीडिया में एक जानकारी बड़ी चल रही है कि यशवंतपुर एक्सप्रेस बालाघाट होते हुए यहाँ से जाएगी, ऐसे कोई आदेश ऊपर से आए क्या सर? नहीं, ऐसा अभी आदेश हमारे पास नहीं आया है और इस तरह का कोई नोटिफिकेशन भी नहीं है अभी तक। तो जैसे भी अगर कुछ होगा तो आपको या पब्लिक को सूचित किया जाएगा। आपको बता दें कि इसके पूर्व में भी गया चेन्नई गया स्पेशल फेस्टिवल ट्रेन और रीवा इतवारी ट्रेन शुरू होने का भी पत्र पहले सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। उस समय भी बालाघाट से लेकर बिलासपुर रेलवे मुख्यालय तक अधिकारियों ने उन्हें नई ट्रेन चलाए जाने के विषय में जानकारी नहीं होने की बात बताई थी, जिससे एक बार फिर इस लेटर को सही माना जा रहा है और जिले वासियों को भी यही लग रहा है कि जल्द ही जबलपुर यशवंतपुर ट्रेन का लाभ उन्हें मिलेगा। जिले के सीमावर्ती राज्यों में कोरोना संक्रमण बीते कुछ दिनों से लगातार बढ़ रहा है, जिसको लेकर जिला प्रशासन के द्वारा जहां एक ओर सख्त कदम उठाए जा रहे हैं तो वहीं दूसरी ओर स्वास्थ्य विभाग भी पूरी तरह से अलर्ट हो चुका है। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा कोरोना संक्रमण के बचाव को लेकर जिले की सभी सीमाओं पर चेक पोस्ट बनाते हुए दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों की स्क्रीनिंग की जा रही है। इसके अलावा यदि जिले में कोरोना संक्रमण के मामले तेजी के साथ बढ़ते हैं, एक बार फिर शासन के निर्देश के तहत स्वास्थ्य विभागों के द्वारा सेंटर खोले जाएंगे। हालांकि वर्तमान में जिले के सभी विकास खंडों में फीवर क्लिनिक के माध्यम से तमाम व्यवस्था की गई है। इस संदर्भ में चर्चा के दौरान सीएचएमओ मनोज पांडे ने बताया कि शासन के निर्देश के तहत जिले की सीमा में स्वास्थ्य विभाग की टीम के द्वारा जिले में प्रवेश करने वाले हर व्यक्ति की स्क्रीनिंग की जा रही है, जिसमें यदि किसी भी व्यक्ति में सर्दी, खांसी, बुखार आदि के लक्षण दिखाई देते हैं तो उन्हें तत्काल जांच के लिए संबंधित अस्पताल में पहुंचाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में जिस प्रकार से संक्रमण बढ़ रहा है उसका एक ही कारण है कि लोगों के द्वारा सावधानी नहीं बरती गई, जिसके कारण कोरोना संक्रमण तेजी के साथ पांव पसारने लगा है। अभी तो अपन केवल चेक पोस्ट पे चेकिंग कर रहे हैं बस फीवर वगैरह के। अभी होगा, अभी जो निर्देश प्राप्त हुए हैं, अगर और निर्देश प्राप्त होंगे तो हम सैंपलिंग करने लगेंगे, लेकिन अभी अपने को ऐसे निर्देश प्राप्त नहीं हुए। सर, जैसे कि अभी बीच में कोरोना का आंकड़ा एकदम डाउन हो गया था और ये अचानक से अभी जो 20-30 की संख्या में बढ़ा है, इसका मैं तो यही बोलूँगा कि जिस प्रकार से लोगों ने मतलब ये एक सामाजिक दूरी और मास्क नहीं पहनना, और क्योंकि इन्फेक्शन पूरी तरीके से गया नहीं था वातावरण से, समाज से, और वही इन्फेक्टेड पर्सन के संपर्क में जो लोगों ने उसको रोकने के जो साधन थे अपने पास में, जैसे मास्क पहनना और या सोशल दूरी रखना या बार बार साबुन से हाथ धोना, इन सबको छोड़ दिया, तो इसके कारण जो इन्फेक्टेड पर्सन थे उनके माध्यम से हुआ। और दूसरी चीज़ भी, कुछ ऐसे लोग हैं जो कि बहुत स्वस्थ रहते हैं, जवान हैं, काफ़ी स्वस्थ रहते हैं, लेकिन वो इस बीमारी को फैला सकते हैं, तो वैसे लोगों के कारण भी संभवतः ये बीमारी और फैली। जिले की सीमाओं पर सर कहाँ हाँ, वर्तमान में अपन जिले की सीमाओं पे अपन ने रजे गाँव, मुवाड़ और उसके बाद में तुम्हारा बोनकट्टा और एक है वो कटंगी के पास में है। या तो फिर जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनका डेटा फिर से लिखा। हाँ। नगर में अवैध रूप से मादक पदार्थ, गांजा और शराब बिक्री के चलते बीती रात कोतवाली पुलिस ने नगर के वार्ड नंबर 24 इंदिरा नगर में एक मकान में छापा मारकर जहां 2 किलो 910 ग्राम मादक पदार्थ गांजा जब्त किया, वहीं देसी शराब के 47 पब्बे जब्त किए। कोतवाली पुलिस ने इस नशीले और मादक पदार्थ को अवैध रूप से रखकर बिक्री करने के आरोप में इस मकान के मालिक जितेंद्र उर्फ जीतू गेडाम 40 वर्ष और उसकी पत्नी प्रमीला गेडाम 35 वर्ष को गिरफ्तार किया है।
गेड़ाम दंपति के पास से जब्त नशीला और मादक पदार्थ की कीमत 3,03,700 रुपए बताई गई। गिरफ्तार गेड़ाम दंपति को न्यायिक अभिरक्षा में जिला जेल भिजवा दिया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार नगर के वार्ड नंबर 24 इंदिरा नगर निवासी जितेंद्र उर्फ जीतू गेड़ाम अपनी पत्नी प्रमीला गेड़ाम के साथ अपने घर में मादक पदार्थ गांजा और देशी शराब के अवैध रूप से रखकर बिक्री कर रहे थे। गेड़ाम दंपति का यहां अवैध कारोबार पिछले कई महीनों से चल रहा था। जितेंद्र उर्फ जीतू गेड़ाम आपराधिक प्रवृत्ति का है, जिसके विरुद्ध 1 दर्जन से अधिक आपराधिक प्रकरण दर्ज है। हट्टा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम कुंडा के हरिटोला में डंडे से की गई मारपीट में सब्जी विक्रेता राजेंद्र हिरवाने 38 वर्ष ग्राम तिवड़ी कला थाना हट्टा निवासी की मौत होने के मामले में हट्टा पुलिस ने राजेंद्र उर्फ राजू केकती 37 वर्ष हरिटोला निवासी को गिरफ्तार कर लिया है, जिसे न्यायिक अभिरक्षा में जिला जेल भिजवा दिया है। आपको बताया कि 21 फरवरी को राजेंद्र हिरवाने सब्जी बेचने ग्राम कुंडे के हरिटोला गया था। राजेंद्र हिरवाने और राजू केकती के बीच उधारी के रुपए को लेकर विवाद हो गया था। तब राजू केकती घर से डंडा लेकर आया और राजेंद्र हिरवाने को डंडे से बेरहमी पूर्वक मारपीट कर दिया था। डंडा का जबरदस्त वार पेट में लगते ही राजेंद्र हिरवाने गंभीर रूप से घायल हो बेहोश हो गया था। गंभीर रूप से घायल राजेंद्र हिरवाने की जिला अस्पताल में उपचार के दौरान 22 और 23 फरवरी की दरमियानी रात मौत हो गई। यह है कि मृतक राजेंद्र हिरवाने सब्जी भाजी का धंधा करता था, तो इसने अपना आरोपी जो है ये राजू उर्फ राजेश केकते, इसको उधारी दिया था। तो दिनांक 21/2/21 को करीब 12 बजे पैसे मांगने सब्जी बेचने गया, तो आरोपी ने उसके पास से लिया सब्जी, तो उसने पैसे मांगा तो बोलता कि पैसे अभी नहीं है, कहकर उसको गाली गुप्तार किया। गाली गुप्तार करने के बाद में घर से अंदर से लकड़ी लाया और इसको मारपीट किया। तो ये वहाँ से भागा तो खून निकला था, तो ये जाके अपने सीधे बेहोश हो गया। तो अब उसको किसने उठा के इसके घर ले गया, घर से लाए यहाँ अस्पताल। तो 21 तारीख को रात में इसको भर्ती किया अस्पताल में, जो इलाज करते रहे। तो इलाज के दौरान कल 24 तारीख को इसकी मृत्यु हो गई। कोतवाली पुलिस ने प्रेमनगर स्थित पुरानी हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी स्थित एक मकान से मोबाइल चोरी करने वाले युवक को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके पास से चोरी किया गया 13,000 रुपए का मोबाइल जब्त कर लिया गया है। आरोपी तामेश सुबह साइकिल से नगर में घूम कर ब्रेड बिक्री करता था। प्राप्त जानकारी के अनुसार 23 फरवरी को 9 बजे रोमेश कश्यप परिवार के साथ घर में थे, जिनका मोबाइल घर में ही चार्जिंग में लगा था। उसी समय एक अज्ञात व्यक्ति साइकिल में मुंह में कपड़ा बांधकर ब्रेड बेचने आया। रोमेश कश्यप ने इस साइकिल सवार से ब्रेड खरीदे और घर के अंदर पैसे लेने चले गए। और रोमेश जब पैसे लेकर वापस आए तब ब्रेड बेचने वाला घर के सामने नहीं था। रोमेश कश्यप घर के अंदर गए, देखा कि घर के अंदर के टेबल पर चार्जिंग में लगा मोबाइल नहीं था, जिससे संभव था ब्रेड बेचने वाला चोरी करके ले गया। यह घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी। रोमेश कश्यप की शिकायत पर 24 फरवरी को नगर में साइकिल से घूमकर ब्रेड बेचने वाले युवक की पतासाजी शुरू की। मोबाइल चोरी करने वाले हुलिये के युवक को पकड़कर पूछताछ की गई, जिससे अपना नाम तामेश पटले नवेगांव डोंगरवाली निवासी बताया और मोबाइल के संबंध में पूछने पर उसने हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी से मोबाइल चोरी करना बताया। शहर के पॉलिटेक्निक कॉलेज परिसर में कुएं से 23 फरवरी को मिले 32 वर्षीय भूषेक धोड़ेकर की पानी में डूबने से वजह से मौत हुई थी। इस बात का खुलासा 24 फरवरी को शॉर्ट पीएम रिपोर्ट के दौरान हुआ है, जिससे अनुमान लगाया जा रहा है कि मृतक भूषेक ने कुएं में कूदकर आत्महत्या की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार भूषेक धोड़ेकर नगर में जमीन खरीदी बिक्री में मध्यस्थता का काम करता था। 21 फरवरी की रात्रि भूषेक अपने घर में खाना खाकर सो गया था। 22 फरवरी को भूषेक घर में दिखाई नहीं दिया और दिन में भी वह घर में नहीं था। परिजन सोचे कि भूषेक सुबह कहीं चला गया होगा, किंतु भूषेक रात में घर पर नहीं लौटा। तब उसके दोस्तों ने उसकी पतासाजी की, किंतु भूषेक नहीं मिला। 23 फरवरी को दोपहर में बालाघाट नगर के पॉलिटेक्निक कॉलेज परिसर में छात्रावास के पीछे कुएं में एक लाश देखी गई थी। वारासोनी थाना के अंतर्गत ग्राम सिकंदरा के रेत घाट से चोरी की रेत ला रहे ट्रैक्टर को पुलिस ने बुधवार को जब्त कर ट्रैक्टर चालक के नाम अपराध कायम किया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार थाना वारासोनी पुलिस बल के द्वारा रात्रि में नगर में गश्त की जा रही थी, तभी मुखबिर के द्वारा सूचना दी गई कि रेत घाट से रेत चोरी कर ट्रैक्टर से परिवहन किया जा रहा है, जो नगर की ओर आएगा। जिस पर पुलिस बल के द्वारा नगर के कॉलेज चौक पर ट्रैक्टर को रोककर पूछताछ की गई तो ट्रैक्टर ड्राइवर ट्रैक्टर खड़ा कर फरार हो गया। हाँ, इसमें रात में लाया गया था, रेत चोरी कर रहा था, तो अपराध कायम किए 121 धारा 279 और खरीज अधिनियम 4/21 का
एक ट्रैक्टर में अवैध रूप से नीले रंग के पावर ट्रैक्टर MP 50E 9594 का चालक अज्ञात चालक द्वारा रेत चोरी कर रहा था, जिसे पकड़कर लाकर अपराध कायम किया गया। नगर पालिका परिषद के स्वागत कक्ष में लगाया गया टेलीफोन पिछले 3 माह से बंद पड़ा हुआ है, जिससे आम नागरिकों को विभिन्न सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। वहीं नागरिकों को शिकायत करने के लिए परेशान भी होना पड़ रहा है। महज 3000 रुपए का टेलीफोन बिल जमा न करने वाली नगर पालिका अब स्वागत कक्ष पर टेलीफोन की जगह एंड्रॉइड फोन रखने की बात कर रही है, जिसके चलते अब जल्द ही नगर पालिका का फोन नंबर बदल जाएगा और नागरिकों को अब लैंडलाइन की जगह मोबाइल फोन नंबर पर संपर्क कर सूचनाओं का आदान प्रदान करना पड़ेगा। हालांकि नगर पालिका इसे एक बेहतर विकल्प बता रही है। वहीं नगर पालिका के द्वारा एंड्रॉइड फोन पर जनता की समस्या से जुड़े वीडियो, फोटो आदि मंगाकर जनता की समस्या का त्वरित निराकरण किए जाने का दावा कर रही है। नहीं, नगर पालिका के पास है बिल्कुल 3000 रुपये, और जैसा कि BSNL के पास हमारा 30 लाख रुपए बकाया है, और इधर मतलब उनका एक बहुत छोटी सी राशि बकाया है। तब भी उन्होंने हमारा मतलब जैसे नल ये अपना जो कनेक्शन काटने का कार्य किया है, तो उसी पर तो इसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था क्या कर रहे हैं आप? जैसा कि हितग्राही परेशान होता है, कभी भी रात में इमरजेंसी में कोई भी आकस्मिक सेवा के लिए नगर पालिका जाने जाती है, तो आकस्मिक सेवा और बेहतर तरीके से हम लोग नगर पालिका में प्राप्त कर पाए, तो इसके लिए हम एक एंड्रॉयड मोबाइल रखवा रहे हैं, जो कि कल से ये सेवाएँ चालू हो जाएंगी। एक सिम और साल भर का उसमें रिचार्ज रहेगा, तो कोई भी हितग्राही कोई भी आकस्मिक सेवा के लिए, चाहे सफाई से संबंधित हो, आगजनी से संबंधित हो, या फिर अन्य कोई, जिससे क्या है कि वो अपना वीडियो कॉलिंग भी कर सकेगा उस पर, और साथ ही साथ उससे घटना से संबंधित फोटोग्राफ्स भी भेज सकेंगे और अच्छी तरह से उस शिकायत का। वन विभाग के द्वारा वर्ष 2015 में किए गए सागौन वन प्लांटेशन को काटकर उसमें आशियाना बनाना और खेती करना कुछ ग्रामीणों को उस वक्त महंगा पड़ गया, जब वन विभाग की टीम ने कार्रवाई कर वनोपज को नुकसान पहुंचाने वाले 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। ताजा मामला दक्षिण उक्वा सामान्य परिक्षेत्र के अंतर्गत आने वाले बिटली जालदा संरक्षित कक्ष क्रमांक 1911 से जुड़ा हुआ है, जहां ग्राम लिमोटी के 5 ग्रामीणों ने वन विभाग के सागौन प्लांटेशन पर कुल्हाड़ी चलाकर जंगल की साफ सफाई की और वहां आशियाना बनाकर खेती करने का काम कर रहे थे। वहीं वनोपज को काटने और वन भूमि पर कब्जा करने के आरोप में वन विभाग की टीम ने मामले से जुड़े 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। क्रमांक 1911 का मामला है, जिसमें वनाधिकार पत्र के लालच में कुछ अतिक्रमणकारी हैं, जिन्होंने क्षेत्र की साफ सफाई की है और कुछ वृक्ष काट लिए हैं, जिसके तहत वन अपराध पंजीबद्ध किया हुआ है और इन्हें न्यायालय में पेश किया जाए। कितने वृक्ष काटे सर? कौन कौन से प्रजाति के वृक्ष थे? सागौन प्रजाति के मुख्य वृक्ष हैं, इसके अतिरिक्त जो है अन्य प्रजातियां भी इसमें शामिल है, झाड़ियों के साथ साथ। सर ये क्या आपके द्वारा किया हुआ प्लांटेशन काटा गया है? जी, ये 2015 में प्लांटेशन किया गया था, जिन्हें काटा गया। सर कितने हेक्टेयर में था प्लांटेशन? कितने हेक्टेयर में था प्लांटेशन? लगभग जो है 15 से 20 हेक्टेयर में है। शासन के द्वारा निराश्रित बुजुर्गों को प्रतिमाह पेंशन दी जाती है, लेकिन इसके लिए हर वर्ष उन्हें जीवित होने का प्रमाण पत्र स्वयं उपस्थित होकर देना होता है, जो इन बुजुर्गों के लिए बेहद ही परेशानी का कारण बन गया। उम्र के इस पड़ाव में उन्हें जीवित प्रमाण पत्र देने के लिए नगर पालिका से लेकर बैंक तक चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। इस बीच ऐसे कई बुजुर्ग हैं जिनकी पेंशन कुछ महीनों से बंद हो गई। ऐसे ही कुछ बुजुर्ग बीते कुछ महीनों शासकीय कार्यालय के चक्कर लगा रहे हैं और प्रमाण पत्र दे रहे हैं कि जिंदा हूं मैं, मुझे पेंशन दो। इस विषय पर नगर पालिका परिषद के निवर्तमान नेता प्रतिपक्ष नगर पालिका के जिम्मेदार अधिकारियों से शहर के सभी 33 वार्डों में कैंप लगाकर पेंशन के कागज सत्यापित करने की मांग की। बेटा पेंशन मिलता है, कहीं आती हो तो वहाँ से भेजिए मेरे को बैंक से। तो पेंशन मिल रही कि नहीं मिल रही है? बंद हो गया था बेटा, नहीं देते थे, तो अब ये लिखा के ले जा रही, हम देते हैं। कब से बंद हो गया था? एक वक्त आई थी तो फिर के गई, तो वो कहे यहाँ से लिखा के लाना था। जीवित प्रमाण पत्र बनाने बोले अभी। अच्छा, जीवित प्रमाण पत्र बनाने के लिए बोले था। एक साल हो गया, 2 साल से नहीं मिल रही है? नहीं मिलता था, 4-5 महीना हो गया नहीं मिला, तो अभी बोला का बैंक से लिखा के लाओ। वो देते कागज दिए थे ना भैया। हाँ, मैंने बता दिया, बन गया। हाँ, नगर पालिका से कम ऐसी जो माताराम बैठी है, आपको अपनी जीवन गाथा बताई उसने, तो हमको देख करके तकलीफ होता है। इसलिए तकलीफ होता है कि आज प्रशासन भी जो है न चुनाव करा पा रही है, ना नगर पालिका चुनाव हो रहा है।
इन लोग आए दिन प्रशासन बोलती है कि भाई फलाने महीने चुनाव हो जाएगा, इस महीने चुनाव हो जाएगा, चुनाव को लेट लतीफ़ करते जा रहे हैं। आज ऐसी महिलाएं हर वार्डों में तकलीफ हो रही है। और दूसरी चीज़, इनको अभी जीवित प्रमाण पत्र यही जनवरी होता है, जनवरी महाकाल के समय इन बुजुर्ग महिलाओं को जीवित प्रमाण पत्र दिया जाता है, उनके माध्यम से उनको पेंशन भी डाला जाता है। तो पहले ये प्रथा नहीं थी, लेकिन अभी 2-3 साल से देख रहे हैं कि जीवित प्रमाण पत्र देंगे, जब इनको बैंक वाले पैसे देंगे, फिर उसके बाद जब बैंक जाते हैं तो इनको पता चलता है कि 4 महीने की पेंशन में 1 ही महीने का पेंशन दिया जाता है। अच्छा, ऐसी कितनी महिलाएं होगी नगर में जो ऐसी घूमेंगी? नगर में कम से कम अनगिनत, जिसकी कोई गिनती नहीं है। इनको बताना पड़ता है कि जीवित क्यों करते हैं। हाँ, इनको अपने को सत्यापन देना पड़ रहा है। देखो ना, मात्रा में बैठी ना। नगर पालिका परिषद बालाघाट के द्वारा प्रतिवर्ष के अनुसार इस वर्ष 20 मार्च के पहले अपना सालाना बजट पेश करने की तैयारी चल रही है, जिसको लेकर तैयारियां प्रारंभ कर दी गई है और उम्मीद लगाई जा रही है कि आगामी 2 से 3 दिन के भीतर यह बजट पेश कर दिया जाए। इस विषय पर जब हमने नगर पालिका के निवर्तमान पार्षदों से चर्चा की तो उन्होंने बताया कि नगर पालिका के द्वारा हर फील्ड के लिए अलग अलग बजट तय करना चाहिए। यही नहीं, नगर पालिका को अपने आय के साधन जनरेट करना चाहिए जिससे उसकी आर्थिक स्थिति कमजोर ना हो। कि बजट किसी भी संस्थान का हो, बजट की जो संपूर्ण कार्यप्रणाली है उसमें समावेशी विकास शामिल होना चाहिए। मुझे लगता है कि नगर पालिका का बजट अगर तैयार हो रहा है तो सामाजिक संकल्पना के आधार पर समावेशी बजट, समावेशी विकास को केंद्रित करते हुआ बजट अगर प्रस्तुत किया जाएगा या बनाया जाएगा तो ये नगर पालिका के लिए ज़्यादा श्रेयस्कर होगा। बजट जो है वो अनुमान के आधार पर बनाया जाता है, लेकिन नगर पालिका की वित्तीय स्थिति जो हम पिछले 1 वर्ष से देख रहे हैं, वो वित्तीय स्थिति इतनी कमज़ोर हो चुकी है कि नगर पालिका अपने खुद के कर्मचारियों की तनख्वाह देने में अभी असक्षम प्रतीत हो रही है। दूसरा विषय यह है कि इन लोग बजट तो बहुत बड़ा बना लेते, 260 करोड़ का, 300 करोड़ का, लेकिन ये आय को जनरेट नहीं कर पाते। इनके पास वो वास्तविक आय आ ही नहीं पाती है। जैसे हमारे जब परिषद रहती थी तो परिषद के समय बजट आता था तो हम उसमें सड़कों के लिए अलग बजट रखते थे, वाहनों की खरीद के लिए अलग बजट रखते थे और उसके जितने मद अलग अलग हम लोग उसको रखवाते थे। लेकिन वास्तविक शहर के 33 वार्डों के लिए एकमात्र बिजली मरम्मत वाहन होने की वजह से आ रही परेशानी को देखते हुए अतिरिक्त वाहन की मांग भी निवर्तमान पार्षदों के द्वारा की जा रही है। हम लोग की जब परिषद थी उस समय हम लोग शहर में जो कमियां हैं उस कमी के ऊपर हम लोग बजट तैयार करते और उस बजट को परिषद और पीआईसी में रख करके उसको पास कर देते हुए बजट आता था। लेकिन अभी हम लोग की ना पीआईसी है ना परिषद है, अभी प्रशासक माननीय हमारे कलेक्टर साहब बैठे हैं, तो उनको क्या है, जैसे नगर पालिका में बहुत सारी कमी है जिनको गिनाएंगे भी तो पूरी होना नहीं है, क्योंकि जनता से चुना हुआ जनप्रतिनिधि बहुत सारी चीज़ को बताकर और पीआईसी और परिषद में रखते हैं। अभी है प्रशासक का बैठे हुए हमारे कलेक्टर साहब, पूरी प्रशासनिक संस्था है। तो मेरा ये मानना है कि जैसे हमको आए दिन सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है बिजली व्यवस्था। बिजली व्यवस्था के ऊपर एक गाड़ी है इनके पास, कुछ गाड़ी में इनकी बिजली व्यवस्था पूरी नहीं होती। हर 33 वाट का पार्षद ये बोलता है कि मेरे खंभे में लाइट नहीं जल रही, तो वो जो बिजली कर्मचारी है वो साफ बोलता है कि मेरे पास एक गाड़ी है, मैं कहाँ काम करूँ, ले जा। तो पहली व्यवस्था गाड़ी जो हमने रखे हैं परिषद पीआईसी में। नगर पालिका के सीएमओ सतीश मटसेनिया ने बजट के विषय में जानकारी देते हुए बताया कि इस वर्ष का बजट लगभग 265 करोड़ रुपए का होगा। नगर पालिका का वार्षिक बजट अभी तैयार किया जा रहा है, सीए की भी उसमें पूरी मदद ली जा रही है और सहायक लेखा अधिकारी और अकाउंटेंट और मेरे द्वारा उस पर उसको तैयार करवाया जा रहा है। तो इसकी बजट बैठक भी हम लोग लगभग मार्च के फर्स्ट वीक में कर लेंगे। सब क्या क्या शामिल कर रहे हैं इस बार में? पूर्व का जो जितनी भी योजनाएं चल रही हैं, हमारी बड़ी बड़ी योजना, प्रधानमंत्री आवास, पेयजल जो फिनिश होने को है ना, और इसके अलावा जो भी योजनाएं शासन की पूर्व की थी जो कंप्लीट हो चुकी हैं उनको हटा दिया जाएगा और जो चल रही हैं उनको सम्मिलित किया जाएगा। प्रधानमंत्री आवास रहेगा, इसमें एएसपी प्रोजेक्ट रहेगा प्रधानमंत्री आवास का, और साथ ही साथ शासन की जितनी भी योजनाएं हैं वो सारी योजनाएं फिर से सम्मिलित रहेंगी। और साथ ही साथ हम लोग इस बार स्वच्छता अभियान के लिए, स्वच्छता के लिए अधिक बजट रखने का प्रयास करेंगे। नए में कुछ नए बजट में स्वच्छता को हम ज़्यादा उसको वरीयता देंगे, क्योंकि स्वच्छता पूरे शहर में बहुत आवश्यक है सभी नगरवासियों के लिए, सभी नगरवासियों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए।
तो स्वच्छता के लिए हमारा बजट अधिक मतलब प्रभावी रहेगा, अधिक उस पर जोर रहेगा। वाहनों की भी तो आवश्यकता है जी, वाहनों की भी तो आवश्यकता है कार्य से। तो पद्मेश 24/7 में बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।